नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यूपी टीईटी 2026 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, जो लोग भी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ईवीएस का ईवीएस का जो लर्निंग है, ठीक है, अधिगम है, अधिगम पे आधारित प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर और देखते हैं हम लोग कितना आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, चला जाए चला जाए चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि अधिगम के संदर्भ में दिया गया है कि कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नत की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं कि अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सीखने के संदर्भ में दिखाया गया है कथन व्यवहार के अर्जन में, व्यवहार जैसे जैसे हम लोग अर्जित करते हैं, उन्नत की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। जैसे व्यवहार में आप अर्जन करते हैं, अर्जन मतलब अच्छा व्यवहार आप लोग प्राप्त करते हैं, व्यवहार में अच्छी चीजें अपनाते हैं, तो उन्नति की प्रक्रिया आप तब आगे की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। इस प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ऑप्शन ए दिया है स्किनर का, ऑप्शन बी दिया है वाइगोत्स्की का, ऑप्शन सी गिलफोर्ड और ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का। तो इसमें जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। क्या हो जाएगा? स्किनर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अधिगम के संदर्भ में निम्न से क्या सही है? अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में क्या सही है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विकास की प्रक्रिया है, यह उद्देश्यपूर्ण होता है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो चलिए, तो देखिए, जो अधिगम के संदर्भ में निम्न में से जो सही है, यह एक चलने वाली, निरंतर चलती है जब तक हम लोग मरते नहीं हैं। ठीक है, जब तक मरेंगे नहीं, जब तक मृत्यु पर्यंत, यह जो अधिगम होती है मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, तब तक हम लोग सीखते रहते हैं। यह विकास की प्रक्रिया है, ये भी सही हो गया। यह उद्देश्य पूर्ण होता है, सीखने का एक कोई न कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा, सभी, उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक मिनट, चलो। तीसरा प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन निम्न में से किसका है? ठीक है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए किम्बल यंग का, ऑप्शन क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन सी मास्लो का और ऑप्शन डी स्किनर का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए, तो देखते हैं, जो सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धावस्था तक चलता है, किशोरावस्था तक चलता है, युवावस्था तक चलता है। तो बताइए, अधिगम का कब तक चलता है? तो मैंने बताया था कि यह जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक चलती है। तो जीवन पर्यंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे मिलाते रहिए और आंसर देते रहिए, देखते हैं लास्ट में कितना आपका सही होता है। तो अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? बालकों को सीखने की रुचि, ऑप्शन दो शारीरिक और मानसिक दशाएं, ऑप्शन सी बुद्धि और ऑप्शन डी ये सभी। कह रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा व्यक्तिगत कारक जो योगदान देता है? तो बालकों की सीखने की रुचि भी, अगर सीखने में रुचि ही नहीं रहेगी तो बालक क्या सीखेगा? दूसरा है कि शारीरिक और मानसिक दशाएं, अगर शारीरिक और मानसिक दशाएं सही होंगी तब तो ही बच्चा सीखेगा।
तीसरा दे रखा है बुद्धि, अगर बच्चे की बुद्धि नहीं सही रहेगी तो वह नहीं सीख पाएगा। और ये चौथा ये सभी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तिगत विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनालिटी डेवलप में कौन सा इंपॉर्टेंट क्या है कारक है। बालक अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव। ऑप्शन सी संवेगात्मक सुरक्षा की बालक में आंशिक योग्यता, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कि बालक का जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होगा, सबसे ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा। तो बच्चा सब कुछ कहाँ से सीखता है। बच्चा जो सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, अपने घर से सीखता है, घर के लोगों का जो लगाव होता है उन्हीं लोगों से सीखता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी दिख रहा है कि घर का वातावरण तथा माता पिता से बच्चे का लगाव, ऑप्शन दो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बालकों में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपयुक्त उपाय है। बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाए, ये भी सही है। स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जाए, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाए, उपरोक्त ये सभी। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित किया जाएगा तो बालक ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बालक क्या करेगा, सीखेगा। दूसरा चीज है कि स्कूल में प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए। तीसरा, अधिगम के प्रति छात्रों का ध्यान एकाग्र किया जाए तो बच्चे अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब देखिए, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी अपना आंसर देते रहिए और अपना चेक करते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और लास्ट में देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। देखिए, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए, अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि। निम्न में से वह कारक जो बालक में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु, मतलब अधिकतम कितना ज्यादा बच्चा सीख सकता है, उसमें सबसे आवश्यक क्या है, बालक की अध्ययन के प्रति उसकी व्यक्तिगत रुचि, कक्षा कक्ष में अधिकाधिक कार्य, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता। तो देखो, अगर बच्चे का जो अधिगम प्रसार के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आवश्यक है, वह है उस बालक की उसके प्रति व्यक्तिगत रुचि। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि कक्षा कक्ष में बालकों को एकाग्र करने में सहायता व्यक्तिगत कारक है, सहायक व्यक्तिगत कारक है। कक्षा कक्ष में बालकों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तिगत कारक है। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, शिक्षक की सुव्यवस्थित भाषण, छात्रों में जिज्ञासा का विकास, शिक्षक का जोरदार आवाज। तो इसमें से आपको बताइए कौन सा सही लग रहा है, कमेंट में आंसर दीजिए। तो देखिए, कक्षा कक्ष में बालक जो होता है, एकाग्र करने के लिए अगर उसके अंदर किसी भी चीज को जानने की उत्सुकता होगी, तो जिज्ञासा होगी, तो ही वह एकाग्र होगा, उस चीज को सुनेगा। तो अगर बच्चों में उत्सुकता ही खत्म हो जाए, जिज्ञासा ही खत्म हो जाए किसी भी चीज को जानने की, तो वो एकाग्र नहीं हो सकते। अगर कोई बालक है, अगर उसको एकाग्र करना है, तो सबसे जरूरी चीज होता है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा का विकास, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा तीसरा सही हो जाएगा। फिर 10वां प्रश्न है कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी ध्यान, ऑप्शन 4 है अपरिपक्वता। तो देखिए, जब किसी वस्तु के बजाय जब एक ही वस्तु पे हम लोग क्या करते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको ध्यान लगाना कहेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए दिया है बुद्धि, ऑप्शन बी दिया है रुचि, ऑप्शन सी अनुकरण, ठीक है, और ऑप्शन डी अनुशासन। तो बताइए, रुचि से कोई सोच सकता है कि बुद्धि से सोचेगा, कि अनुकरण से, अनुशासन से। तो देखिए, बुद्धि का होता है, बुद्धि से बच्चा सोचता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि रुचि मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट है, पढ़ना ना पढ़ना, कोई काम करना ना करना, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। अब अनुकरण मतलब जब किसी चीज को हम लोग फॉलो करते हैं कि ऐसा करना चाहिए,
तो उसको अनुकरण करते हैं। अनुशासन तो एकदम डिसिप्लिन तरीके से जब कोई काम किया जाता है, ठीक है, तो उसको अनुशासन करते हैं। तो यहाँ पे अगर सोचने की जो प्रक्रिया है, सोचने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए एक जो सबसे अभिन्न अंग होता है इसका, वो है बुद्धि। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, इसका कारण हो सकता है बालक की तेज बुद्धि, ऑप्शन बी बालक के सुनने की क्षमता, बालक की तेज नजर, बालक की क्षीण बुद्धि। आप बताइए कि अगर बालक की तेज बुद्धि होगा तो जल्दी से सीखेगा, या बालक की सुनने की क्षमता अधिक होगी तो वह तेजी से सीखेगा, या बालक की नजर तेज हो जाएगी, नजर तेज होने से क्या होगा कि बालक सीख जाएगा, या बालक एकदम कम बुद्धि का हो, क्षीण बुद्धि का हो, वह सीख जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा बालक की तेज बुद्धि, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अधिगम कौन सी प्रणाली बालकों को सामाजिक समायोजन में मदद करती है? ऑप्शन ए औपचारिक प्रणाली, ऑप्शन बी अनौपचारिक प्रणाली, ऑप्शन सी औपचारिक एवं अनौपचारिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो देखिए जो बालक होता है, ठीक है, बालक जो होगा, बालक में सामाजिक समायोजन में जो सबसे जरूरी होता है तो हो जाएगा औपचारिक एवं अनौपचारिक, दोनों क्या करता है, सामाजिक समायोजन में दोनों मदद करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। अब आते हैं 14 नंबर पे। बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं, निम्न में कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है? तो देखिए जो अनौपचारिक होता है, परिवार ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दोस्त दिया है, ऑप्शन सी समाज दिया है, और ऑप्शन डी दिया है पाठ्य वस्तु। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा परिवार होता है, दोस्त होते हैं, समाज होते हैं, ये हमारे औपचारिक में आते हैं, और जो अनौपचारिक कारण होता है वो हमारा जैसे पाठ्य वस्तु, बैग, ये सब अनौपचारिक है। क्या है, अनौपचारिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी मनोविज्ञान का ज्ञान, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, और ऑप्शन डी अनुशासनहीनता। तो देखिए जो अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित केवल एक ही चीज नहीं है, वह है विषय का ज्ञान, मनोवैज्ञानिक ज्ञान, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, अनुशासनहीनता। तो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी अनुशासनहीनता। ठीक है, कह रहे हैं कि एक मिनट सॉरी, यहाँ पे अनुशासनहीनता नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही चीज है कि व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। ठीक है, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है कि 16 बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, बच्चों में नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना, ऑप्शन सी बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान करना, ऑप्शन डी बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता देना। कह रहे हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? तो जो शिक्षक को एक ही चीज है जिसपे शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए, वह है कि व्यक्तिगत बच्चों के व्यक्तित्व को महत्व न सही हाँ, क्या पूछा है, बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? तो बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, इस पे ध्यान देना चाहिए। नैतिक मूल्यों और भाव को जागृत करना, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, और बच्चों को व्यक्तित्व को मान्यता देना न देना। देखिए शिक्षक को बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना, उनकी पर्सनालिटी को, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कक्ष में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आपके विचार से एक शिक्षक की क्या गुण होने चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक की विधियां होनी चाहिए, या ये सभी? तो देखिए अगर अधिगम को प्रभावी बनाना है तो शिक्षक के पास विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, उस शिक्षक का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, और उसकी शिक्षक की विधियां भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सभी हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही।
अब आते हैं बालकों में अधिगम की सही बालकों में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी बालक की आयु, ये सभी। तो बालकों में अधिगम की प्रक्रिया में योगदान वातावरण का भी होता है। जैसा वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा सीखेगा, जैसा उसके परिवेश चारों ओर परिवेश में जो चीजें होती रहेंगी उसी से बच्चा सीखना चालू कर देता है, तो वातावरण। दूसरा अभिप्रेरणा, अगर बच्चे को मोटिवेशन मिलती है तो बच्चा तब सीखना क्या कर देता है, चालू कर देता है। और तीसरा है बालक की आयु, उसकी आयु भी डिपेंड करती है उसकी अधिगम प्रक्रिया में। अगर कम एज का बच्चा है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, तो बच्चा के जो सीखने की जो रफ्तार होती है कम होती है, मगर किशोरावस्था में सबसे तेज होती है। फिर आते हैं ये सभी, तो हमारा हो जाएगा क्या, ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। देखिए एक स्टेटमेंट है कि विद्यालय का वातावरण उस उद्यान, उद्यान मतलब बगीचे के जैसा होता है, की भांति होता है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। तो कह रहे हैं कि देखिए जो हमारा विद्यालय होता है, विद्यालय एक गार्डन के जैसा होता है, उसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिसमें बच्चे की शक्तियों का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सकता है। यह कथन या यह मत किसका है? ऑप्शन ए दिया है स्किनर का, ऑप्शन बी फ्रोबेल का, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी जीन पियाजे का। तो मैं आपको बता दूं कि जो यह कथन है, यह कथन फ्रोबेल का है। किसका है? फ्रोबेल का। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट प्रश्न है कि बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? तो देखिए बालकों को सीखने की प्रक्रिया में मैं बता चुका हूं कि पर्यावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। वंशानुक्रम, मतलब पिता अगर कुशाग्र बुद्धि के होंगे तो बच्चा बहुत तेजी से सीखेगा, अगर मंद बुद्धि के होंगे तो बच्चे में सीखने की क्षमता क्या हो जाएगी, कहीं न कहीं कम हो जाती है। कक्षा का परिवेश कैसा है, कक्षा का माहौल कैसा है, माहौल के अनुसार ही, अगर माहौल में अनुशासनहीनता है या माहौल का परिवेश बिगड़ा हुआ है तो वहाँ पे बच्चे की सीखने की जो अधिगम की प्रक्रिया होगी काफी प्रभावित होगी। ठीक है, और उपरोक्त सभी तो हमारा सही हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं। अच्छा, यह हमारा जो चैप्टर था, इस चैप्टर का नाम था अधिगम। इसका अर्थ, कारक एवं प्रभावशाली विधियां जो थी, लर्निंग मीनिंग्स एंड फैक्टर्स एंड इफेक्टिव मेथड, इनके ऊपर जितने भी आधारित प्रश्न थे मैंने आप लोगों को करवा दिए। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिए, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।